हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का हम पढ़ने वाले हैं आज डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और आपका एब्जॉर्प्शन। तो दोस्तों, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है इसका ये थर्ड लेक्चर है हमारा। कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सब हमने देखा। उसके बाद वाला लेक्चर हमने देखा था एनेंटियोमर्स, आपका म्यूटर रोटेशन, अल्फा बीटा नंबरिंग वगैरह, साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो सब देखे। अब हम पढ़ेंगे इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं मैं। ये आपको जितना इजीएस्ट वे से मैं समझा सकता था वो मैंने इसमें समझाया है आपको। और वीडियो के एंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, जिसमें कि आप जैसे एक ग्लूकोज अगर आपका टूटेगा तो उसमें से कितने एटीपी आपके किस किस स्टेज में निकलते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी निकलेंगे, आपका क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको कितने एटीपी मिलते हैं। तो बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें आपको दे रखी है मैंने इसमें, बिल्कुल शॉर्ट में आपको जितना छोटे से छोटा आपको हो सकता था मैंने इसमें करके दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पढ़ने से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स डाइजेशन। डाइजेशन जैसे कि आपको बेसिकली आपको पता होगा कि हम कोई भी खाना खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, पिज्जा बर्गर जो भी मान लो आप, ठीक, तो उसको हम खाते हैं तो वो बड़े फॉर्म में होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका। उसके बाद हम उसको चबाते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, फिर हमारी बॉडी में जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या होता है, इसमें ही सेम आपका कार्बोहाइड्रेट में सेम होता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि आपका डाइसैकेराइड हो गया, ओलिगोसैकेराइड हो गया, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, इनके स्ट्रक्चर बड़े बड़े होते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में, सिंपल स्ट्रक्चर में, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेंगे। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा, मोनोसैकेराइड्स, तो उसको हम इसमें डिग्रेड करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक, तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे अपने स्ट्रक्चर्स में, मोनोसैकेराइड्स में टूटता है। तो स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल देखिए, रैफिनोज। रैफिनोज देखिए, आपका स्ट्रक्चर है रैफिनोज, ये आपका पूरा रैफिनोज का स्ट्रक्चर है। इसमें आपके 3 मॉलिक्यूल्स से मिलकर आपका रैफिनोज बनता है। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझा रखा है। तो आपका गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तीनों मिलकर आपका रैफिनोज बनाते हैं। ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, ठीक, इसको हम तोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, आपका ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज अलग अलग हो जाएंगे, मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपका जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको हम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहते हैं। फिर दोस्तों आपका आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन देखो क्या होता है, प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, मेनली मोनोसैकेराइड्स। जो हमने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करा, उसमें हमने डाइजेस्ट करने के बाद हमने उसमें क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, फ्रुक्टोज बनाया, गैलेक्टोज बने। ठीक है, ये तीनों भी हमारे बने थे। वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होंगे। कहां से ट्रांसपोर्ट होंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो हमारे इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बेसिकली आपने पढ़ा होगा डाइजेशन में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, कि एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो सेम हमारा कार्बोहाइड्रेट कहां पे एब्जॉर्ब होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, बेसिकली आपके जिजनम में। ठीक, अब आपका इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होगा, हमने खाना खा लिया। खाना हम क्यों खा रहे हैं, एनर्जी के लिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो फूड हमने लिया, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, उससे हमारी बॉडी क्या करेगी, एनर्जी बनाएगी। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, एक सीरीज ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं। इसमें हमारे काफी सारे प्रोसेस आते हैं, इसको हम पढ़ेंगे एक एक करके सेपरेटली। जिसमें कि आपकी बॉडी क्या करती है, कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कौन सा वाला, हमारे ग्लूकोज को एनर्जी में, एनर्जी यानी कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमको, ये बेसिकली हमारे एनर्जी यूनिट है। ठीक, तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, बेसिकली क्या कर रही है, हमारे ग्लूकोज से एनर्जी बना रही है। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी फॉर्म हो रही है। अब स्टूडेंट्स देखिए डाइजेशन, इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डाइजेशन आपका माउथ में स्टार्ट होता है। ठीक, तो आपका माउथ में क्या होगा, आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है, जिसको हम टाइलिन बोलते हैं। पी साइलेंट होता है दोस्तों इसमें। तो हमारा जो टाइलिन है, ये एंजाइम है हमारे सलाइवा में जो पाया जाता है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का माल्टोस में। जो हमारा फूड है उसमें स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसको वो तोड़ेगा माल्टोस में, माल्टोस शुगर में तोड़ेगा। ठीक, च्यूइंग क्या करेगा, जब हम चबाते हैं तो उसका क्या, हमारा जो एंजाइम का एक्शन होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ पाता है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो स्टार्च है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं रिएक्शन को।
अब हमारा खाना जो था माउथ से कहाँ जाएगा, हमारे पेट में, चबा लिया, अब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, अब आपका जाएगा पेट में। अब जब पेट में जाएगा तो क्या होगा, डाइजेशन होता है, डाइजेशन का ही प्रोसेस है। लेकिन इधर क्या होगा, हमारा डाइजेशन स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इधर खत्म हो जाती है ड्यू टू HCl। तो देखिए, नो सिग्निफिकेंट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर हेयर, तो इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, HCl होता है हमारे पेट के अंदर, जो कि हमारे सलाइवरी अमाइलेज को इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इस एरिया में, स्टमक में हमारा कार्बोहाइड्रेट का कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन के अंदर ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, अब माउथ में था, फिर आपके पेट में गया, फिर हमारे खाना कहां पे जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। तो इंटेस्टाइन में देखो क्या होगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं इधर। पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या करेगा, हमारे कार्बोहाइड्रेट को दोबारा तोड़ना चालू करेगा। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम कौन सा वाला, आपका जो क्या करेगा, स्टार्च जो होगा उसको तोड़ देगा माल्टोस में। अगेन पैनक्रियाटिक अमाइलेज इधर काम करता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज आपको एंजाइम याद रखना है, जो कि क्या करता है, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करेगा। दूसरा क्या है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, ठीक है। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स क्या करेंगे, आपके सुक्रोज को, लैक्टोज को, माल्टोज को तोड़ेंगे, ठीक है। किसमें तोड़ेंगे, जैसे सुक्रोज आपका टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, किसकी हेल्प से टूटेगा, कौन से एंजाइम के थ्रू टूटेगा, सुक्रेज एंजाइम की हेल्प से। देन आपका जो लैक्टोज है वो टूटेगा आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, कौन से एंजाइम के थ्रू, लैक्टेज एंजाइम के थ्रू। माल्टोज आपका टूटेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में, कौन से एंजाइम के थ्रू, माल्टेज एंजाइम के थ्रू। तो दोस्तों आपकी जो एंजाइम है ना, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, लैक्टेज, माल्टेज, ये क्या कर रहे हैं, आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को फर्दर आपके तोड़ रहे हैं, ठीक है, आपके मोनोसैकेराइड्स में तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपके डाइसैकेराइड्स हैं, ठीक। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनको तोड़ा जा रहा है, ठीक है, आपके मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है। कौन से एंजाइम के थ्रू, इन एंजाइम्स के थ्रू। तो इन एंजाइम्स के नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, देखो ये जो हमारा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये तो आपके बन गए, ठीक। अब इनका होगा क्या, ठीक। अब आता है आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। तो देखिए, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज गए हमारे, कहां पे गए, इधर हमारे इंटेस्टाइन में जो आए थे, हमारे इंटेस्टाइन में कहां पे, बेसिकली आपके जुजनम वाले पोर्शन में। जुजनम वाला जो पोर्शन है उधर क्या होगा, हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज इधर चले जाएंगे और जाके क्या करने लग जाएंगे, एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे, ठीक है। इधर जाके इनका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। तो बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, हमारे ब्लड स्ट्रीम में ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब ग्लूकोज तो है, उससे हम डायरेक्टली अपना एटीपी प्रोडक्शन करना चालू कर देंगे। लेकिन फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का क्या होगा, ये जो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है ना, इनको भी तोड़ा जाएगा, इनको कन्वर्ट करा जाएगा बेसिकली ग्लूकोज में। तो ये फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो हैं, इनको भी ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, आइए देखते हैं। तो ग्लूकोज और आपका गैलेक्टोज और फ्रक्टोज जो है, ये दोनों आपके जाएंगे लीवर में, ठीक है। कैसे जाएंगे, आपके पोर्टल वेन के थ्रू जाएंगे आपके लीवर के अंदर, और लीवर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। तो फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे ग्लूकोज में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रक्टोकाइनेज। और आपका जो गैलेक्टोज है वो भी कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, कौन से एंजाइम की हेल्प से, गैलेक्टोकाइनेज, ठीक है। तो आपको ये दोनों एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रक्टोकाइनेज फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, गैलेक्टोकाइनेज नाम से समझ में आ जाएगा आपको, गैलेक्टो वाला गैलेक्टोज को करेगा, फ्रक्टोज को करेगा, काइनेज दोनों के पीछे लगाना है बस, ठीक है। तो ये दोनों कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज में, क्योंकि बेसिकली जो साइकिल चलेगी ना, वो ग्लूकोज के लिए चलती है। ग्लूकोज के लिए आपकी बेसिकली साइकिल चलेगी, जिससे आपको एटीपी मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये हमारा सेल क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, सेल यूटिलाइज करेंगे ग्लूकोज को। और ग्लूकोज तो हम खाना देखो कितना सारा खाते हैं, तो सारा सेल हमारा एकदम से यूटिलाइज कर नहीं सकता, एकदम से सारी एनर्जी तो चाहिए नहीं होती है। तो हमारा बॉडी क्या करती है, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको कन्वर्ट कर देती है बेसिकली, ठीक है। कन्वर्जन वर्ड में यूज करूंगा, तो एक्सेस ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा हमारे लीवर में और मसल के सेल्स में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस प्रोसेस से, ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। तो याद रखना आप, एक्सेस ग्लूकोज कहां पे स्टोर होता है, हमारे लीवर में, मसल सेल्स में। किस फॉर्म में आपके स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। किस प्रोसेस से स्टोर होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन,
ठीक है, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कहां पे होगा? लिवर और मसल सेल्स में हमारे ग्लूकोज जाके स्टोर होंगे। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं अब ये ग्लूकोज का क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन वाला केस। ठीक, तो एब्जॉर्प्शन मतलब कि आपका मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारे ग्लूकोज से एनर्जी आपका कन्वर्ट कर रही है, ग्लूकोज से एनर्जी ले रही है, एटीपी बना रही है बेसिकली। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है इसमें दो प्रोसेसेस आते हैं। कौन कौन से दो प्रोसेसेस आते हैं? एक होता है हमारा कैटाबॉलिज्म और एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं क्या होता है कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता क्या है बेसिकली। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस दैट ब्रेक डाउन लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन। ठीक है, आपके जो लार्ज पार्टिकल हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे। ठीक है, लार्ज पार्टिकल लार्ज मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। ठीक, और क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं कैटाबॉलिज्म के? एग्जांपल्स इसके हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनो मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस होना, ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, इन सब में आपका यही होता है सारा बेसिकली। ठीक, और दूसरा आपका क्या होता है? एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? प्रोसेस दैट बिल्ड अप मतलब बनना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वन, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक बड़ा पार्टिकल बिग पार्टिकल बनाएंगे। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स बेसिकली मिलके आपका लार्ज एक पॉलीसैकेराइड बना लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? हमको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन इसमें होता है। ठीक है, इसमें एनर्जी निकलती है, इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, दोनों में डिफरेंस है ये। ठीक, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? एग्जांपल्स का होगा ग्लाइकोजेनेसिस और आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, आप किसी चीज का फॉर्मेशन कर रहे हो आप तो उसमें एनर्जी डालनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी चीज बनाते हो, घर बनाते हो, कुछ भी बनाते हो तो उसमें आपको कुछ पैसा लगाना पड़ता है ना, तो इसी वजह से आपको हर चीज इसमें बनाने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी देनी पड़ती है, जिसमें आपको क्या आता है? एनाबॉलिज्म आता है। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? एनर्जी निकलती है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी देनी पड़ती है। इसके एग्जांपल्स आप याद रखना, अभी आगे हम इसको ही पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक, तो देखो मेटाबॉलिज्म जो है एक सीरीज ऑफ पाथवे है जिसमें हमारा ग्लूकोज जो है, जो बेसिकली हमारा प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट है, वो टूट रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, स्टोर हो रहा है। इसमें आपके की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं जो हमने अभी देखी? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। तो ये जो 6 चीजें हैं यही आपका मेटाबॉलिज्म होता है बेसिकली। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में बेसिकली यही 6 चीजें आती हैं, इसको हम एक एक करके अभी पढ़ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखें ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना हुआ है? 6 कार्बन से बना हुआ है। तो आपका जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है 2 मॉलिक्यूल में, आपके पायरुवेट के, यानी कि एक ग्लूकोज टूट के 2 पायरुवेट बनाएगा। ठीक है, एक ग्लूकोज टूट के 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनाएगा। पायरुवेट में आपके 3 कार्बन होती हैं, तो 3 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 कार्बन था, 6 टूट के 3 में बन गया। ठीक, तो पायरुवेट आपका बन रहा है, दो आपके पायरुवेट इसमें बन रहे हैं। ठीक, एनर्जी इसमें कौन सी निकलेगी, कौन सी एनर्जी हमको मिलेगी? एटीपी मिलेगा इसमें हमको। 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं पूरे ग्लाइकोलाइसिस में। पूरी ग्लाइकोलाइसिस दोस्तों आपको वही अलग से उसमें लेक्चर्स हर एक टॉपिक के डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो हर एक का अलग अलग आपको टॉपिक डिटेल में बता दूंगा, मैं हर एक पे अलग अलग लेक्चर बना के दे दूंगा, लेकिन आप इसमें शॉर्ट में समझ लीजिए कि बेसिकली हो क्या रहा है हर एक चीज में, हर एक केस में आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। एनर्जी आपको बेसिकली एनर्जी देखनी है कि कब आपको कितने एटीपी आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आपको ये सब पूछा जाता है कि इसमें आपको इस प्रोसेस में कितने एटीपी मिले, इस प्रोसेस में आपको कितने एटीपी मिले। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो एटीपी देखिए, तो 4 एटीपी मॉलिक्यूल आपके प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के दौरान यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका नेट गेन कितना होता है एटीपी का, तो आखिरी में मिलजुला के कितने एटीपी बचे? आपके 2 एटीपी बचे। तो ग्लाइकोलाइसिस में आपको कितने एटीपी मिलते हैं? 2 एटीपी मिलते हैं। ठीक, NADH के मॉलिक्यूल कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। ठीक,
दो NADH के मॉलिक्यूल और दो ATP आपको ग्लाइकोलाइसिस में देखने को मिलते हैं। अब आता है हमारा स्क्रैप साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल। ठीक, अब देखो ये क्रैप साइकिल क्या होता है। इसमें क्या होता है, ईच पायरुवेट फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, ग्लूकोज को दो पायरुवेट में तोड़ दिया। अब पायरुवेट का क्या होगा, पायरुवेट से भी तो एनर्जी चाहिए भाई, हर एक चीज, किसी भी चीज को बेकार नहीं जान देना। ठीक, पूरी एनर्जी पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे हम। तो पायरुवेट का क्या होगा, ईच पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम बिफोर एंटरिंग द कैप साइकिल। तो हर एक पायरुवेट जो क्या है, एसिटाइल CoA में कन्वर्ट होगा बिफोर एंटरिंग द क्रैप साइकिल, क्रैप साइकिल में एंटर करने से पहले। ठीक है, तो दो पायरुवेट थे तो दो आपके एसिटाइल कोएंजाइम आपके बन जाएंगे। ठीक, फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच यील्ड टू पायरुवेट मॉलिक्यूल द क्रैप साइकिल टर्न ट्वाइस। तो दो आपके पायरुवेट थे तो क्रैप साइकिल में कितनी काउंट होंगी, दो काउंट होंगी। ठीक है, एक पायरुवेट के लिए एक पायरुवेट के लिए एक। एनर्जी यील्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कितनी एनर्जी मिलेगी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, या फिर हम बोल सकते हैं एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो दो साइकिल हैं तो दोनों का अभी बढ़िया से बताया था आपको मैं। तो ATP या फिर GTP मतलब होता है ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP की तरह ही होता है ये भी, इसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होता है आपका ग्वानिन। ठीक है, तो GTP आपका ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो इसमें दो ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है पर साइकिल से। ठीक है, पायरुवेट की जो एक साइकिल है, क्रैप साइकिल जो एक है, एक बार चलेगी तो एक आपका GTP प्रोड्यूस होगा, दूसरी बार चलेगी दूसरे पायरुवेट के लिए तो आपका दूसरा GTP आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो दो तो आपके ATP इधर से आ गए। अब याद रखना किसमें कितने ATP आ रहे हैं, दो ग्लाइकोलाइसिस से मिल गए, दो इसमें मिल गए। ठीक है, दो NADH उधर भी थे। अभी देखो NADH, तो इसमें कितने NADH मिल रहे हैं अपने को, 6 NADH मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। 6 कैसे मिल रहे हैं, 3 पर साइकिल। ठीक है, एक बार पायरुवेट के लिए, एक बार जब पायरुवेट आपका साइकिल चली क्रैप साइकिल तो उसमें 3 प्रोड्यूस हुए, दूसरी वाली में 3 प्रोड्यूस हुए, तो 6 NADH के मॉलिक्यूल इसमें मिल गए अपने को। ठीक, फिर आपका आता है FADH2। FADH क्या है, FADH भी आपके कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक साइकिल में एक ही बनेगा ये भी। ओके, और लास्ट में आपका CO2, CA2 आपके पर साइकिल में दो बनते हैं, तो दो दो आपके मिला के 4 CO2 है। तो CO2 तो आपका वेस्ट ही होता है, इसको तो हम बाहर निकाल देते हैं। बाकी बचते हैं आपके 2 ATP, 6 NADH और 2 FADH2। ठीक है, तो ये तीनों आपके मिल गए अपने को। अब इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। तो देखो ETC में क्या हो रहा है, ETC में क्या होगा कि NADH और FADH2 फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैप साइकिल। अब जो NADH है, FADH2 है, इनका क्या करें हम, इनसे भी तो ATP चाहिए, तो इनका क्या होगा, ये डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रोडक्शन होगा ATP का। तो इधर से हमको ATP मिल गए। ठीक, क्या होगा इसमें, एनर्जी यील्ड देख लेते हैं कैसे कैसे मिलेंगे। ATP फ्रॉम NADH, NADH से कितने ATP मिलेंगे, ईच NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 2.5 ATP। तो एक मॉलिक्यूल से 2.5 ATP मिलेंगे। तो 10 NADH मॉलिक्यूल से 10 कैसे हो गए, आपके 6 तो क्रैप साइकिल के थे, अभी देखा, 2 आपके पायरुवेट कन्वर्जन से आए और 2 आपके ग्लाइकोलाइसिस से आए। ठीक है, तो मिला के आपके 10 NADH के मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो 10 NADH मॉलिक्यूल से आपको 25 ATP भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें 25 ATP मॉलिक्यूल तो आपके NADH से बना डाले। ठीक, दूसरा क्या है, ATP फ्रॉम FADH2। FADH2 से आपके कितने ATP मॉलिक्यूल मिले, FADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 1.5 ATP। एक FADH2 से आपको कितने मिलते हैं, 1.5 ATP, 1.5 ATP मिलता है। तो 2 मॉलिक्यूल से कितने मिलेंगे, 3 मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा हिसाब है। ठीक, FADH किसमें बना था, सिर्फ क्रैप साइकिल में बना था, ग्लाइकोलाइसिस में नहीं बना आपका। ठीक है, तो उसमें से आपका तो क्रैप साइकिल से आएगा, 2 मॉलिक्यूल थे, 3 ATP इधर से मिल गए, तो 28 मॉलिक्यूल बेसिकली आपके किस में मिल गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स में हमको 28 ATP के मॉलिक्यूल्स मिल गए। 28 इसमें, 2 इससे पहले वाले में, 2 इससे पहले वाले में। ठीक है, अब देख लो, तो टोटल ATP आपको कितने मिले, प्रॉपर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटने से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, तो देखो इसका हिसाब किताब क्या है, ग्लाइकोलाइसिस से आपको मिले थे 2 ATP, क्रैप साइकिल से मिले थे 2 ATP, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके 25 ATP। ठीक है, 10 NADH से 3 ATP, आपके 2 FADH2 से। ठीक है, तो 1.5 तो इसका हिसाब किताब था, 2.5 का इसका हिसाब किताब था। ठीक है, एक NADH से 2.5 आपके ATP होते हैं, FADH2 से आपके 1.5 ATP होते हैं। तो इससे आपके 3 आ गए, इससे आपके 25 आ गए, 28 ATP टोटल आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आ गए। ठीक,
तो आपके टोटल एटीपी कितने हो गए, 2 एटीपी आपके ग्लाइकोलाइसिस से, 2 एटीपी क्रैब साइकिल के, 20 एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 32 एटीपी हो गए। ठीक, तो 32 एटीपी आपको एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल टूटने पे मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद रखनी है। ठीक, लेकिन इसको ऐसे मत लिखना, इसको इस तरीके से लिखना, वो आपको समझाने के लिए था। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें 2 एटीपी हमको मिले थे और 2 NADH के मॉलिक्यूल मिले थे जो कि आपके 5 एटीपी के बराबर थे, तो 7 एटीपी इसके इस हिसाब से हो गए। ठीक है, अगर हम कन्वर्जन के हिसाब से देखें तो वो भी लिख लोगे तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्रैब साइकिल में हम देखें तो 2 एटीपी हैं, 6 और हमको क्या मिले थे, 6 NADH मॉलिक्यूल मिले थे और 2 हमारे FADH2 मिले थे। ठीक, तो 6 NADH मतलब 15 एटीपी, 2 FADH2 मतलब 3 एटीपी। तो क्रैब साइकिल से बेसिकली अगर हम एटीपी काउंट करें अगर कन्वर्ट करके तो हमारे 20 एटीपी हमको मिल गए क्रैब साइकिल से, और पायरुवेट कन्वर्जन से हमको मिले 2 NADH यानी कि आपके 5 एटीपी। तो 5 एटीपी आपको पायरुवेट कन्वर्जन से मिल गए। ठीक है, तो टोटल मिलाकर आपके कितने हो गए, 7 एटीपी प्लस 5 एटीपी प्लस 20 एटीपी इज इक्वल्स टू 32 एटीपी, इधर भी होता है। ठीक है, तो 7 एटीपी कहां से आया आपके ग्लाइकोलाइसिस से, 5 पायरुवेट कन्वर्जन से, 20 क्रैब साइकिल से, टोटल मिलाकर आपके 32 एटीपी हो गए। दोनों में से कोई भी लिख लो, लेकिन आपको समझ में बेसिकली आना चाहिए। मेरा टारगेट आपको समझाना, ठीक है, जाके भूलो ना। ठीक, तो आपको आई होप के समझ में आ गया होगा किस केस में आपको, किस साइकिल में आपको कितने एटीपी मिल रही हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस देख लेते हैं। एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। तो हमारा जो एक्सेस ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, पहले बताया था मैंने आपको लीवर और मसल सेल्स में। ठीक है, दिस प्रोसेस डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी बट रिक्वायर्स एनर्जी। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, एनाबॉलिज्म का पार्ट है ये, कैटाबॉलिज्म का नहीं है, एनाबॉलिज्म का पार्ट है। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल था ना ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, कोई भी चीज बनेगी, फॉर्म होगी, तो उसमें हमको क्या चाहिए होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इट यूजेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूटीपी। यूटीपी मतलब यूरिडिन। ठीक है, यूरिडिन भी आपका न्यूक्लियोटाइड है, तो यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी की तरह ये भी होता है। पर ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू ग्लाइकोजन, तो ये क्या करता है, यूटीपी आपका बेसिकली यूज करता है। ठीक है, एटीपी यूज नहीं करता, यूटीपी यूज करता है पर ग्लूकोज एडेड टू ग्लाइकोजन। तो जितने भी आपके ग्लाइकोजन की मॉलिक्यूल में एटीपी जुड़ते जाएंगे, आपका बेसिकली ग्लूकोज जुड़ते जाएंगे, उसमें आपको एक एक यूटीपी वो यूटिलाइज करता चला जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉर्म करने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है इसके बाद ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनो मतलब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इतना देखो तो ग्लाइकोजन, और लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। अभी हमने बनना देखा, आप टूटना देख लेते हैं। ठीक, तो ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू टू रिलीज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट विच कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड एंटर ग्लाइकोलाइसिस यील्ड एटीपी। तो ग्लाइकोजन जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो गया, ग्लूकोज की सपोज करो कमी हो गई, हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए बेसिकली। ठीक, तो क्या होगा, जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था वो टूट जाएगा। ठीक है, उसको बॉडी तोड़ेगी, तो ग्लाइकोजन जो है वो टूटेगा किसमें, आपका कन्वर्ट होगा बेसिकली ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे जाके हमारा ग्लाइकोलाइसिस करेगा जिससे हमको एटीपी मिलेगी। अब देखो इसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ग्लूकोज बनेगा, इसमें कैसे बनेगा, एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। मतलब कि जैसे कि आपका अमीनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, इन चीजों से आपका ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों से हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती है। दिस प्रोसेस कंज्यूम्स एटीपी रेदर देन प्रोड्यूसिंग इट। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपका एटीपी क्या है, चाहिए होगा। ठीक है, एटीपी चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए। ठीक है, ताकि वो ग्लूकोज बना पाए इन चीजों से, अमीनो एसिड से, ग्लिसरॉल से। कितने चाहिए होते हैं एटीपी, लगभग 6 एटीपी चाहिए होते हैं टू प्रोड्यूस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो लगभग 6 एटीपी के मॉलिक्यूल चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म हमारे कार्बोहाइड्रेट का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना भर भर के, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कार्बोहाइड्रेट का अगर पहली बार लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी जाके देख लो, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा रखा है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। तो मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।